Hello friends, welcome to the module of basic concepts of income tax. This side Deepak. Today we will discuss about the some important aspects of the income tax. First of all, we will discuss about the term assessee. Assessee is defined under section 2 subsection 7. तो assessee के अंदर अगर हम बात करें, it means a person. इसके अंदर उस पर्सन को इंक्लूड किया गया है जिसके अगेंस्ट कोई भी टैक्स की अमाउंट या कोई भी सम ऑफ मनी, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, पेबल है अंडर द इनकम टैक्स, तो उसको असेसी की कैटेगरी में डिफ़ाइन किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर उन सभी पर्सन्स को या अगर हम बात करें पर्सन को इंक्लूड किया गया है जिनके अंडर इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट का नाम इनकम टैक्स के अंदर प्रोसीडिंग जो है चल रही है, चाहे वो टैक्स पे करने के लिए लायबल थे चाहे नहीं थे, चाहे उनको कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करनी है चाहे नहीं करनी है, बट जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है अंडर दिस एक्ट उसको भी असेसी ही कहा जाएगा। इसके अलावा एक पर्सन जिसको जो है इसकी इनकम जो है या लॉस जो है ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन असेसेबल हो रही है, उसको भी असेसी की कैटेगरी में डाला गया है। इसके अलावा एवरी पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी द असेसी अंडर दिस प्रोविज़न ऑफ एक्ट। अब बात करते हैं डीम्ड असेसी क्या होता है। ऐसी सिचुएशन की जब एक पर्सन इनकम कमाता है और वो ऐसी सिचुएशन में है जैसे मान लो डेथ हो गई है या फिर इनकैपेबल है टू पे हिज टैक्स, तो उसके बिहाफ पे जो कोई दूसरा पर्सन जब टैक्स पे करता है जो कि उसके बिहाफ पे ऑथराइज है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसे हम बोलते हैं डीम्ड असेसी। या फिर एक पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी द असेसी इन डिफ़ॉल्ट। अब बात आती है असेसी इन डिफ़ॉल्ट क्या होता है। असेसी इन डिफ़ॉल्ट वो पर्सन है कि जिसको इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को फॉलो करना था बट वो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट करता है। मान लीजिए एक पर्सन ने एक टैक्स डिडक्ट करना था बट उसने ऐसा नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन असेसी इन डिफ़ॉल्ट कहलाएगा या उसे हम असेसी इन डिफ़ॉल्ट कहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन जो पर्सन्स की। जो देखिए टैक्स की जब भी बात आती है, टैक्स जो है वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे अगर हम बात करें इंडिविजुअल के लिए टैक्स के रेट अलग हैं, एचयूएफ के लिए अलग हैं, कंपनी के लिए अलग है, फर्म के लिए अलग हैं, एओपी के लिए अलग है एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पर्सन्स की कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर पर्सन्स को डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द इंडिविजुअल की। अब जब भी इंडिविजुअल की बात आती है, इंडिविजुअल मींस एनी नेचुरल पर्सन, जैसे कि हम लोग हैं इंडिविजुअल के अंदर माइनर को, अनसाउंड माइंड के पर्सन को जो है वो भी इंक्लूड किया गया है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट अबाउट द एचयूएफ। एचयूएफ दैट इज़ हिंदू डिवाइडेड फैमिली, जिसके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है, जिसके अंदर सारे के सारे persons which are lineally descended from the common ancestor and include their wives and unmarried daughters। और जो इसमें हेड होता है उसे हम बोलते हैं कर्ता, जिसे हम मैनेजर भी कह सकते हैं। और इसके बाद बात आती है अबाउट द कंपनी। कंपनी के अंदर किसी भी इंडियन कंपनी को इंक्लूड किया गया है या कोई भी बॉडी कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री जो है उसको भी इंक्लूड किया गया है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन या बॉडी विच इज़ वाज असेसेबल या असेस्ड एज अ कंपनी फॉर एनी असेसमेंट ईयर या ऑन या बिफोर अप्रैल 1, 1970, या इसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी या इनकॉर्पोरेटेड, चाहे वो इंडियन कंपनी है या नहीं है, बट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने उसको एक जर्नल ऑर्डर देके या स्पेशल ऑर्डर देके जो है कंपनी मान लिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास एक पावर होती है कि वो किसी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन को कंपनी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं तो वो कंपनी की कैटेगरी के अंदर ही आएंगे और उनके ऊपर जो कंपनी के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न्स हैं असेसमेंट के वो एप्लीकेबल होंगे। अब हम बात करते हैं अबाउट द फर्म। यहाँ पे जो फर्म का मतलब है पार्टनरशिप फर्म से लिया गया है
और जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात करें वो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफ़ाइन की गई है, जिसके अंदर क्लियर कट डिफ़ाइन किया गया है पार्टनर्स के लिए, जो पार्टनरशिप के लिए जो है 2 पर्सन्स, मिनिमम 2 पर्सन का होना ज़रूरी है, जो कि एक बिजनेस के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिनका मोटिव प्रॉफिट को शेयर करना है। और अगर हम बात करें जिनका मोटिव जो है या ऑब्जेक्टिव कहें प्रॉफिट कमाना है, और जो बिज़नेस है वो एक के थ्रू या सभी के थ्रू या कुछ पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू जो है चलाया जा सकता है। जो पर्सन पार्टनरशिप के अंदर एंटर करते हैं उनको हम पार्टनर बोलते हैं इंडिविजुअली, और जो बिज़नेस वो करते हैं उसको हम बोलते हैं फर्म। तो वैसे तो फर्म की अपनी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, बट टैक्सेशन के अकॉर्डिंगली इसकी सेपरेट एंटिटी है, और इसके ऊपर जो असेसमेंट ऑफ फर्म है वो उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन जो है टैक्स एक्ट के अंदर डिफ़ाइन किए गए हैं। इसके बाद आती है हमारे पास AOP के बारे में, AOP एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI। AOP मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसके अंदर इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, इनमें से किसी का भी मिक्सचर ग्रुप्स हो सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हैं। एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन कैन नॉट बी टर्म एज AOP। AOP तभी कहेंगे इसे जब वो एक इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए हम कहें एक कंपनी और एक फर्म मिलके कोई काम कर रहे हैं, बट उनका मोटिव इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी नहीं है, तो उसे हम AOP नहीं कहेंगे। तो AOP के लिए सबसे ज़रूरी है कि देयर मस्ट बी अ इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करें, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि इकट्ठे किसी एक कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना या नहीं कमाना हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं AOP और BOI में डिफरेंस क्या है। BOI के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल ही मेंबर हो सकते हैं, जबकि AOP में डिफरेंट पर्सन्स, जैसे कि कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल या मिक्स इनका ग्रुप, तो इस तरह से। तो बट BOI में ऐसा नहीं होता। और AOP के अंदर जो मेंबर्स हैं दे आर वॉलंटरी गेट टुगेदर फॉर द कॉमन विल, कॉमन इंटेंशन के साथ इकट्ठे हुए हैं, जबकि BOI के अंदर ऐसा नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट आता है अबाउट द लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी को जो है सेक्शन 3 सब सेक्शन 31 ऑफ द जनरल क्लोज एक्ट के अंदर डिफ़ाइन किया गया है कि ये एक म्यूनसिपल कमेटी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो सकता है, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर हो सकता है, पंचायत हो सकता है, कैंटोनमेंट बोर्ड हो सकता है, या अदर अथॉरिटीज़ हो सकती हैं जो कि इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट हैं या कंट्रोल एंड मैनेज हो रही हैं बाय द म्यूनसिपैलिटी या लोकल फंड। मतलब लोकल अथॉरिटी को भी एक अलग तरह से पर्सन ट्रीट किया गया है अंडर द टैक्स। और इसके अलावा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की भी एक कैटेगरी है, जिसके अंदर कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये एक नेचुरल पर्सन नहीं है, बट इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी हो गई, आइडल्स हो गए, बार काउंसिल्स हो गए, एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं हेड्स ऑफ इनकम की। जब भी हम टोटल इनकम या टैक्स कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसके लिए हमें पांचों हेड के बारे में पता, इनकम के बारे में पता होना चाहिए कि इनकम हम कैसे निकालते हैं। तो इनकम निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है। तो इनकम के हमारे पास 5 हेड हैं। एक पर्सन जो है वो सैलरी से इनकम अर्न कर सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कर सकता है, बिजनेस से इनकम अर्न कर सकता है, कैपिटल गेन से अर्न कर सकता है, या अदर सोर्सेज से भी इनकम कमा सकता है। तो सैलरी की जब भी बात आती है, जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, जहाँ पे एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है, तो उसके बदले में उसको जो सैलरी मिल रही है वो इस हेड के अंदर आती है। सैलरी का जो मीनिंग है वो बहुत वाइड होता है। इसके अंदर बेसिक, अलाउंसेस, प्रिक्विजिट्स एंड अदर बेनिफिट्स को जो है इंक्लूड किया गया है। अब बात करें अबाउट द हाउस प्रॉपर्टी। जब मान लीजिए एक पर्सन के पास एक घर है, वो घर वो किराए पे दे सकता है या उसमें खुद रहेगा। जब वो किराए पे देता है तो उसे रेंट मिलेगा। तो रेंट में से हम किस तरह से इनकम निकालते हैं हाउस प्रॉपर्टी की, उसके बारे में बताता है। तो जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद हम एनुअल वैल्यू निकालते हैं, फिर डिडक्शंस देने के बाद अंडर सेक्शन 24 हमारे पास इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी की। इसके अलावा एक पर्सन बिजनेस या प्रोफेशन से भी इनकम अर्न कर सकता है।
इसके अलावा पर्सन इनकम अर्न कर सकता है कैपिटल गेन से। अब कैपिटल गेन की बात करें, कैपिटल गेन मान लीजिए आपके पास एक एसेट है, आप उसको कल बेच देते हैं, उसको बेचने से या सेल करने से जो हमें प्रॉफिट होता है डेट्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो कैपिटल गेन की बात आती है तो कैपिटल गेन दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन। इसके अलावा जो इन 4 हेड में इनकम कवर नहीं हुई वो अदर सोर्सेज की कैटेगरी में आती हैं। और जब भी अदर सोर्सेज की बात आएगी, जैसे कि डिविडेंड से इनकम अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रखा है और वहाँ से जो रिटर्न मिल रही है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। और इसके अलावा डिबेंचर्स में आपने पैसा लगा रखा है, डिबेंचर से इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपकी इनकम है। बैंक में आपका पैसा है, वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी आपकी अदर सोर्सेज की इनकम के अंदर आएगी। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी इनकम्स हैं, जैसे लॉटरी से हो गई, रॉयल्टी से हो गई, एट्सेट्रा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम को सेक्शन 80B के सबसेक्शन 5 के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब है ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स एग्रीगेट ऑफ ऑल 5 हेड आफ्टर एडजस्टिंग द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मतलब क्या है कि हमारे पास जो 5 हेड है इनकम के, उनका टोटल, उसमें से अगर कुछ हमारे पास लॉस है उनको एडजस्ट करने के बाद जो भी हमारे पास बचता है उसे हम ग्रॉस टोटल इनकम कहेंगे। और जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम। अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, जो कि सेक्शन 288A के अंदर डिफ़ाइन की गई है। तो जब भी टैक्स कैलकुलेशन की बात आती है तो टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना ज़रूरी है और उसको हम नियरेस्ट के मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़ में जो है कन्वर्ट करते हैं। अगर लास्ट का एलिमेंट 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसको नेक्स्ट 10 रुपीज़ के मल्टीपल में हम कन्वर्ट कर देंगे और उसे हम बोलते हैं राउंड ऑफ। मान लीजिए, बट इसमें हम जो है एक पर्सन की टोटल इनकम है मान लीजिए 41,645, क्योंकि लास्ट एलिमेंट 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हमने बात की थी कि हम नेक्स्ट पे ले जाएंगे, तो हम राउंड ऑफ करने के बाद ये इनकम को कर देंगे 41,650। इसमें पैसे एलिमेंट को इग्नोर किया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम 41,064.98, तो पैसे को हमने इग्नोर कर दिया तो लास्ट डिजिट रहता है 4, इसलिए हम इसको लास्ट 10 रुपीज़ के मल्टीपल में ले जाएंगे तो हमारी इनकम रह गई 41,640। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स प्लानिंग बेसिकली हमारे पास एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपने टैक्स को सेव करते हैं। तो हर एक पर्सन चाहता है अपने टैक्स की लाइबिलिटी को रिड्यूस करना, तो टैक्स प्लानिंग एक वे है जिसके थ्रू हम वेरियस एग्जम्पशन, डिडक्शंस, रिबेट, रिलीफ के थ्रू जो है अपने टैक्स को रिड्यूस करते हैं। तो ये एक मॉरल वे है, लीगल वे है जिसके थ्रू आप अपने टैक्स को जो है मिनिमाइज़ कर सकते हो। सेकंड आता है टैक्स अवेजन। टैक्स अवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना। इट इज़ अ इलीगल प्रोसेस। लोग अपने खर्चों को ज़्यादा दिखा के, अपनी इनकम को कम दिखा के जो है इस तरह से जो है चोरी करते हैं, तो इसे हम कैंसर कह सकते हैं मॉडर्न सोसाइटी का। और तो ये एक तरह से वर्क करता है एज अ क्लॉग इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अब हम बात करते हैं अबाउट द टैक्स अवॉइडेंस। तो ये एक एक्सरसाइज है इन विच द असेसी लीगली टेक द एडवांटेज ऑफ द लूप होल इन द एक्ट। और टैक्स अवॉइडेंस एक प्रैक्टिस है जो कि बेंडिंग है लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट। देखिए ये इलीगल तो नहीं है बट इट्स अ इमोरल एक्टिविटी। इट इज़ अ वे ऑफ रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी बाय अप्लाइंग स्क्रिप्ट ऑफ द लॉ ओनली, और मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स आर एम्ड टू curb that loopholes. Thank you.